क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड भूमंडलीकृत विश्व का बनना। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट्स related from this chapter are interwar economy and rebuilding world economy। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था और इन अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक स्तर पर पुनर्निर्माण। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सो ओपन योर बुक, pay attention and listen to me carefully in this video. First, interwar economy। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था। वार अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इकोनॉमिकल सिस्टम्स and second world war economical systems. So I will tell you about it. First, sub points for you: war time transformation। war time transformation युद्धकालीन रूपांतरण। आप यह जान लें कि प्रथम विश्व युद्ध विश्व के दो सबसे बड़े ताकतवर समूहों के बीच लड़ा गया था, और वह था एलाइज कंट्रीज, फर्स्ट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड लेटर ज्वाइंड बाय यूएसए। एलाइड पावर्ड कंट्री के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और सबसे अंत में उसमें अमेरिका शामिल हुआ था। एंड सेंट्रल पावर मीन्स एक्सिस पावर ऑफ द वर्ल्ड। धुरी राष्ट्र, विश्व के कुछ दो चार महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश इसमें शामिल हुए थे, उसको सेंट्रल पावर्स कहा जाता है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की इतने देश शामिल थे। इन दो समूह देशों के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, और वह उसका समय था 1914 से 18 ईस्वी तक। फर्स्ट वर्ल्ड वार टाइम्स वाज 1914 to 18। इसमें फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह इंडस्ट्रियल वार भी था, अर्थात इंग्लैंड में इस क्रम में बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में उद्योग धंधों का आविष्कार होने लगा था और बड़े पैमाने पर मशीनों से उत्पादन होता था, और उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। जो विश्व में ऐसे क्षेत्रों को ढूंढा जा रहा था और इन क्षेत्रों के लिए वर्चस्व की लड़ाई होती थी। यही था प्रथम विश्व युद्ध की विशेषता, यही थी। और ह्यूज रिडक्शन इन वर्किंग पॉपुलेशन। प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स इन यूरोप। ऑन वन साइड द एलाइज वेयर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, एंड ऑन द अपोजिट साइड वेयर इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, जैसा कि हमने आपको बताया। और इसमें The destruction of economy and manpower after this war can be understood। अब आप यह जान लें कि सामान्य तौर पर जो युद्ध होता है उसमें बड़े पैमाने पर क्षति होती है जान और माल की। तो जान की क्षति में दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक और आम नागरिक मारे जाते हैं, और माल की क्षति में इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शंस हो जाता है, आर्थिक बर्बादी जिसको कहते हैं। और इसी आर्थिक बर्बादी में ह्यूज रिडक्शन इन वर्किंग पॉपुलेशन, कार्य
करने वाली जो जनसंख्या थी, जो फैक्ट्री में काम करने वाली या अन्य जगह जो काम करने वाले लोग थे, उसमें बड़े पैमाने पर कमी देखी गई। इसके बाद यूएस लेंट ह्यूज कैपिटल टू फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर। यूनाइटेड स्टेट को इस युद्ध में आर्थिक क्षति बड़े पैमाने पर हुई, बहुत खर्च करना पड़ा। यूएस बिकम इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, और परिणाम यह निकला कि यूनाइटेड स्टेट जो है वह विश्व स्तर पर में बहुत सारे देशों का कर्जदार बन गया, उस पर बहुत सारा कर्ज आ गया। तो ये महत्वपूर्ण 3-4 सब पॉइंट्स थे आपके वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के। देन नेक्स्ट सब पॉइंट्स फॉर यू, पोस्ट वार रिकवरी, युद्धोत्तर सुधार। पोस्ट वार रिकवरी, युद्धोत्तर सुधार, अर्थात युद्ध में होने वाली बर्बादी को धीरे धीरे कैसे सुधार कर पटरी पर लाया जाए, इसके बारे में आप जानिए। पोस्ट वार रिकवरी में, पोस्ट वार रिकवरी प्रूव्ड डिफिकल्ट, इसमें बहुत सारे जान माल की क्षति हुई और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। देन ब्रिटेन बर्डेन्ड विथ ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स, ब्रिटेन के ऊपर बड़ी मात्रा में कर्ज आ गया, वह भी कर्जदार बन गया। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक बूम ड्यूरिंग वार व्हिच इंडेड वंस वार वाज ओवर। और एक चीज आप जान लें कि कोई भी युद्ध आज तक जो विश्व स्तर पर में 2 युद्ध हुए हैं, युद्ध में एक तरफ बर्बादी होती है तो दूसरे तरफ इससे लाभ भी होता है, फायदा भी होता है। इस फायदे के क्रम में क्या हुआ कि क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक बूम ड्यूरिंग वार व्हिच इंडेड वंस वार वाज ओवर। एक युद्ध समाप्त हुआ और दूसरे युद्ध का जो है वह बीज इसमें बो दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में ही, द्वितीय विश्व युद्ध का। और इस तरह से जो क्षति होती है उसके लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम जो चालू हो जाता है, पुनः उत्पादन, यह बहुत क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया जाने लगा। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन डिक्रीज्ड। लेकिन सबसे बड़ी हानि क्या होती है, युद्ध में लाभ और हानि दोनों होता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि लाभ का पलड़ा बहुत कम होता है जबकि हानि का पलड़ा बड़ा भारी होता है। सबसे ज्यादा हानि उठानी पड़ती है युद्ध में। इसलिए विश्व के ताकतवर देश हमेशा विश्व स्तर पर युद्ध लड़ने से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं। बेरोजगारी और वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर कम हो गया। पोस्ट वार एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड लीडिंग टू फॉल इन प्राइसेस एंड डिक्लाइन इन रूरल इनकम्स। ग्रामीण स्तर पर लोगों के आय कम गए, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, बेरोजगारी उत्पन्न हो गई और कृषि कार्य में भी कमी आने लगी। फसलों के पैदावार और बहुत सारी समस्याएं जो कृषि से रिलेटेड थी वह उत्पन्न होने लगी। तो ये महत्वपूर्ण था पोस्ट वार रिकवरी, युद्धोत्तर सुधार के बारे में। देन नेक्स्ट सब पॉइंट्स रिलेटेड फ्रॉम दिस मेन पॉइंट्स, द इंटर वार इकोनॉमी, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस। मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाया जाने लगा और ऐसे उत्पादित वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उपभोग किया जा सके, इस पर भी बल दिया जाने लगा। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट्स फॉर यू, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। इसके अंतर्गत आप देखें कि वार बूस्टेड यूएस इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट्स के अर्थव्यवस्था के लिए यह युद्ध जो है वो एक प्रकार का वरदान साबित हुआ। हमने कहा अब ये लाभ की प्रक्रिया आ जाती है, इसमें बड़े पैमाने पर मशीनों से उत्पादन किया जाने लगा। देन मास प्रोडक्शन इन यूएस बिगेन इन लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में यह प्रक्रिया चालू हुई। इसके बाद असेंबली लाइन प्रोडक्शंस मेथड बाय हेनरी फोर्ड पायोनियर्ड मास प्रोडक्शंस। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में
वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ गया। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट सिस्टम इंक्रीज्ड कंज्यूमर्स ऑफ मास प्रोड्यूसेड गुड्स। और उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेठ साहूकार से और कैपिटलिस्ट जो थे उससे पूंजी जो है इन्वेस्ट करने को कहा गया, उनसे कर्ज लेकर के, और बहुत सारे उत्पादन की प्रक्रिया में इसको लगाया गया। हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, राइज इन डिमांड। और लोगों को उनकी वस्तुओं की जो जरूरत थी और मांग थी उसके आधार पर उसके दाम जो है सो तय किए जाने लगे और वस्तुओं के दाम में भी वृद्धि होने लगी। बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी। और यूरोपियन कंट्री के लिए भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधार करने के लिए यह युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है वह एक वरदान साबित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट सब पॉइंट्स फॉर यू, द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी का दौर। युद्ध की स्थिति में या कोई भी तरह की महामारी या युद्ध जब होता है उसके बाद का जो अंतिम चरण होता है वह महामारी का दौर होता है, ये डिप्रेशन महामंदी का दौर होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाती है, वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, उत्पादन प्रक्रिया ठप हो जाती है और इस तरह से महामंदी का दौर चालू हो जाता है। दिस क्राइसिस ऑक्योर्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शंस ऑनिंग टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 1930। 1930 ईस्वी के बीच बड़े पैमाने पर जो आर्थिक क्राइसिस हो गया था, महामंदी शुरू हो गया, उसके पीछे कारण थे, है ना, कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा और वस्तुओं से बाजार पूरी तरह विश्व में इतना पट गया कि खरीदारों की कमी आ गई, पैसों की कमी आ गई, औने पौने दामों पर उत्पादक जो थे, प्रोड्यूसर, वह उसको बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन महामंदी की स्थिति थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द यूरोपियन कंट्रीज हैड बीन डिस्ट्रॉयड, दे वेयर इन नो कंडीशंस टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत सारी वस्तुओं को यूरोपियन कंट्री के लोग अपने यहाँ आयात कर सके, इसकी उनके पास क्षमता नहीं थी। ऐसी आर्थिक महामंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन द एब्सेंस ऑफ बायर्स द फैक्ट्रीज क्लोज डाउन, रेंडरिंग थाउजेंड्स अनएम्प्लॉयड। और इस तरह से खरीदारों की कमी आ गई, जिसके कारण उत्पादन प्रक्रिया ठप हो गई, बहुत सारे फैक्ट्री बंद हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आदि को भी बहुत सारा जो है सो इस महामंदी के दौर में क्षति उठाना पड़ा था। अमेरिका को भी, अर्थात विश्व स्तर पर में कोई भी देश ऐसा नहीं था जो इससे प्रभावित नहीं हो, सबको इस महामंदी के प्रभाव को झेलना पड़ा था। और इसी क्रम में इंडिया के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, भारत और महामंदी, भारत को भी इस महामंदी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान झेलना पड़ा था इन समस्याओं को। जैसे इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हब्स, भारत के आयात और निर्यात वाली जो वस्तुएं थी वह उसकी स्थिति घटकर आधे से भी कम हो गई थी। व्हीट प्राइस प्लंक्ड, गेहूं के दाम जो है वह प्रोडक्शन बढ़ गया और उसके दाम जो है सो घट गए, वह भी कोई खरीदने वाला जो है सो नहीं था। एंड पीसेंट्स एंड फार्मर्स वेयर द वर्स्ट हिट along with jute producers. Peasants indebtedness increased, और किसानों को भी अपने उत्पादन के क्षेत्र में इस महामंदी का सामना करना पड़ा था। वे अपने खेत में जो अनाज और जूट आदि का उत्पादन करते थे उनका भी उन्हें उचित दाम नहीं मिलता था, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, लेकिन उस समय एक सबसे बड़ी बात थी कि विश्व स्तर पर भारत एक कीमती रत्न सोने का निर्यातक देश बना हुआ था। टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स एंड मिडिल क्लासेज सैलरीज एम्प्लॉयज फाउंड देमसेल्व्स बिटर ऑफ
लेकिन एक सबसे बड़ी बात थी कि उस समय भी समाज में जो उच्च वर्ग के लैंडलॉर्ड थे, है ना, पूंजीपति वर्ग के लोग थे, भूस्वामी थे, और मध्यम वर्ग के लोग, उन पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास उस समय पैसे अधिक थे, इसलिए वे आवश्यकता की वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते थे। लेकिन निम्न वर्ग के लोग, मजदूर आदि और बहुत सारे लोगों को जो है सो इस महामंदी की समस्या का सामना करना पड़ा था। तो ये इस पॉइंट में सब इतना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वह है रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण एंड द पोस्ट वार एरा, युद्धोत्तर काल, युद्ध के बाद की स्थिति। इसमें प्रथम विश्व युद्ध का हमने आपको बताया, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानिए। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध भी दो शक्तिशाली सामूहिक देशों के बीच लड़ा गया था और वह वैश्विक स्तर पर में था। फर्स्ट था एक्सिस पावर, जर्मनी, जापान एंड इटली, देन एलाइज ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएस। ये दो सामूहिक देश थे जिनके बीच बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। इनॉर्मस डिस्ट्रक्शंस, और इसमें भी बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई थी। इकोनॉमिक एंड सोशल डिवास्टेशन, आर्थिक और सामाजिक क्षति हुई थी। डोमिनेंस ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत रूस जो था, है ना, उसको बड़े पैमाने पर क्षति उठानी पड़ी थी। और अमेरिका भी इस युद्ध में सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, है ना, उसकी सबसे बड़ी नीति थी, क्योंकि समुद्र में उसके 2000 सैनिकों को, है ना, मार दिया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर के विशेष रूप से अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा था। इसके बाद पोस्ट वार सेटलमेंट, टू लेसन्स फ्रॉम इंटर वार। इस आंतरिक युद्ध में दो पाठ जो है सो इन लोगों को सीखना पड़ा था, जिसमें इकोनॉमिक प्रोडक्शंस कैन नॉट सस्टेन विदाउट मास कंजम्पशंस। आर्थिक उत्पादन को पटरी पर तब तक नहीं लाया जा सकता था जब तक कि पहले से उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचा न जा सके, अर्थात उसके उपयोगकर्ता या उपभोग करने वाले लोग न मिलें। गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर, और वैश्विक स्तर पर में सरकार जो है वह, है ना, वस्तुओं के आयात निर्यात को संतुलित करने पर लगी हुई थी। पूंजी और यहाँ तक कि मजदूरों की मजदूरी को भी जो है वह नियंत्रित करने पर लगी हुई थी, लेकिन इतना आसान नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, और इस तरह से ब्रेटन वुड्स एक समझौता किया गया था। ब्रेटन वुड्स एक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें वैश्विक स्तर पर में संस्थाओं का गठन किया गया था, लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछता है ना, आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, ऐसे संस्थाओं का निर्माण किया गया था। अब इसमें ब्रेटन वुड्स जो आया है, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि ब्रेटन वुड्स क्या है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज मीन्ट बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट्स क्या है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट टुक प्लेस इन जुलाई 1944। जुलाई 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स संगठन के अंतर्गत एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। इन न्यू हैम्पशायर, यूएसए के न्यू हैम्पशायर में इसका गठन किया गया था, टू प्रिजर्व द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और बेरोजगारी को, है ना, औद्योगिक क्षेत्र में दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन किया गया, एंड द वर्ल्ड बैंक वेयर एस्टेब्लिश्ड, और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिससे कम ब्याज पर, है ना, ऐसे वैश्विक देशों को कर्ज दिया जाता था जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते थे। दे मेनली डील्ट विथ द
डेबिट्स ऑफ मेंबर्स नेशंस एंड इंटरनल सरप्लस एंड ऑल्सो फाइनेंसेड द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। और वहाँ से सस्ते कर्ज लेकर के, है ना, कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकता था, अपनी स्थिति को सुधार सकता था। इसलिए जो है वह ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया गया था न्यू हैम्पशायर में 1944 में, 1944 में। दिस इज द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। दो सब पॉइंट्स इसका लास्ट का जो है वह भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिए कि डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। इसके बाद आगे चल करके बड़े पैमाने पर दुनिया के देशों में जो ब्रिटिश हुकूमत या औपनिवेशिक शासन की स्थापना की गई थी, धीरे धीरे वहाँ से इसको समाप्त किया जाने लगा। वहाँ अपने स्तर पर में जो है वह राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का अभियान चल पड़ा और इस तरह से जो है वह औपनिवेशिक शासन को अंत करने की ओर जो है वह दुनिया के कदम बढ़ने लगे। एशियन एंड अफ्रीकन कॉलोनीज इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशंस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन डीकोलोनाइज्ड नेशंस, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस शिफ्टेड देयर पॉलिसीज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ G77 और G70 ग्रुप 77 का जो शिखर सम्मेलन वगैरह होता है उसका गठन किया गया। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO ये सब संगठित किए गए और इस तरह से उपनिवेशवाद को समाप्त करके दुनिया के अधिकांश देश बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होने लगे, है ना, स्वावलंबी बनने लगे और वहाँ की अर्थव्यवस्था सेल्फ डिपेंडेंट होने लगी और बढ़ने लगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट्स फॉर दिस चैप्टर, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ब्रेटन वुड्स समझौता है उसको समाप्त करने की ओर जो है सो चल पड़े लोग, और इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर में एक देश से दूसरे देश के बीच जो है वह अर्थव्यवस्था का विस्तार होने लगा और इस तरह से भूमंडलीकरण का स्वरूप जो है वह वैश्विक स्तर पर छा गया, बढ़ गया। आज यही स्थिति है कि हम सिर्फ अपने हिंदुस्तान या भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के महान और बड़े बड़े शक्तिशाली देशों तक, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान, रूस, बहुत सारे देश तक जो है सो हम फैल चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सेवाएं बहुत तरह से हम दूसरे देशों से कनेक्टेड हो गए हैं और इस तरह से हमारे यहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात आदि पैमाने पर होता है और इस तरह से ये हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वैश्विक स्तर पर एक बड़ा सा रूप ले लिया है। तो इस वीडियो में टोटल इतना ही। थैंक यू।